सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, ये जो बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है, और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले ज़ख्म गिन रहा होता है और काफ़ी दिन गिनता चला जाता है। अच्छा, बजट को एदादो शुमार का गोरख धंधा भी कहा जाता है, लेकिन इस बार तो मैं देखा कि धंधा कुछ ज़्यादा ही हो गया। बजट से पहले ही हमने अपने प्रोग्राम में आपको खबरदार कर दिया था कि इस बार भी बजट में टैक्स की तलवार उन पर चलेगी जो पहले ही पाबंदी से और सबसे ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं, यानी तनख्वाहदार तबका। जब वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर की तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि तनख्वाहदारों के साथ हुआ क्या है। वज़ीर ख़जाना साहब ने इनकम टैक्स के हवाले से आमियाना से अंदाज में सिर्फ ये कहा कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में रद्दो बदल किया गया है। इससे महसूस तब ये हुआ, तासुर ये गया कि शायद मुसीबत के मारे तनख्वाहदार बच गए हैं। फिर ऊपर से क्या हुआ, सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे का जो ऐलान है वो भी हो गया, और वो भी सीधा 25% इजाफा, और तनख्वाहों में 25% तक इजाफे की खबर सुनकर तो सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन जब वजारत खजाना ने अपनी वेबसाइट पर फाइनेंस बिल अपलोड किया जिसमें टैक्स स्लैब और उनके रेट्स दर्ज, तो फिर समझ आया कि तनख्वाहदारों के साथ हुकूमत ने आखिर कर क्या दिया। और आज जब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो वहाँ तनख्वाहदारों की हाय हाय की जो सदाएँ हैं, आवाज़ें हैं, वो भी सुनाई दी। अच्छा, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जो आए सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो भारी टैक्स हैं उनके हवाले से बात की और टैक्सों के खिलाफ जो टोकन एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया। सहाफ़ियों का ये कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें पहले ही नहीं बढ़ती हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर उन पर भारी टैक्स भी लगा दिए हैं। अच्छा, ये जो शिकवे, शिकायतें, गिले जो थे सवालात में भी नजर आए। एक सहाफ़ी ने एक सवाल, जरा ये सुनिएगा, चलाइएगा जरा। सर, छोटा सा सवाल है कि मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे यह बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहां से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है, और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली, सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं, उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे। और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती है मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं। एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते। जी नाज़रीन, तो ये सवाल जो आपने सुना, इस नुक्ते में बड़ा वजन है, और यही बात मैंने भी अपने प्रोग्राम में एक बार नहीं बार बार दोहराई है कि जो टैक्स नहीं देता है वो मौज में है, और जो टैक्स देता है वो बोझ तले दबता ही चला जा रहा है। अब आप ये सितम देखिए, जुल्म देखिए, ज्यादती देखिए कि बजट ऐलान के बाद हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हज़ारों रुपये बढ़ी, लेकिन टैक्स स्लैब रेट्स में रद्दोबदल के बाद तनख्वाह में इजाफा सिर्फ चंद सौ रुपये का होगा। अब इसे क्या कहते हैं, एदादो शुमार का गोरख धंधा ही कहेंगे ना, कि तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान करके हुकूमत ने हातिम ताई की कबर को लौट भी मार दी और फिर टैक्स लगाकर सारे पैसे वापस भी ले लिए। वाह क्या बात है। अब इस पर एक सोशल मीडिया सारिफ ने क्या खूब तबसरा किया है, जरा सुनिएगा कि कम सैलरी पर कम पैसों का दुख और ज्यादा सैलरी पर ज्यादा टैक्स का दुख तनख्वाहदारों की जान को आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपने फैसले पर कायम है और टैक्स कम करने को तैयार नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने तो आज
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तनख्वाहदार तबका है उसके मामले पर एहतजाज मुस्तरद कर दिया और साफ साफ कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, नॉन फाइलर के लिए जो टैक्स की शरह है वो 45% इसलिए की गई है ताकि वो ये सोचे कि जो फाइलर्स की इस्तिलाह है वो भी पाकिस्तान में ही है। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से ये भी कहा कि 10% टैक्स टू जीडीपी की जो शरह है वो नाकाबिले कबूल है और टैक्स टू जीडीपी की शरह को अगले 2-3 साल तक बढ़ाकर 13% तक लेकर जाना है। वज़ीर ख़जाना की बात ठीक है, मगर सवाल यही है क्या कि सारा जो बोझ है उन पर डालना है जो अपना टैक्स बाकायदगी से ऑलरेडी अदा कर रहे हैं? क्या उन्हें इसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है? और बजट में जो कुल टैक्स स्लैब है वो 6 हैं, लेकिन इन जो स्लैब्स और इनके जो रेट हैं इनमें ऐसी तब्दीली की गई है कि जो तनख्वाहदार हैं उन पर बोझ जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज़रा सुनते जाइएगा। पहले स्लैब में वो लोग शामिल हैं जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है और इस स्लैब पर तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, यानी जैसे कि जिसकी सीधी सीधी 50,000 तनख्वाह होगी महीने की और 6 लाख सालाना होगी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। दूसरा स्लैब क्या है जी? तनख्वाह 6 लाख से 12 लाख सालाना है और इसका जो टैक्स रेट है वो डबल कर दिया गया है। तीसरा स्लैब ज़रा सुन लीजिएगा, वो जो तनख्वाह 12 लाख से 22 लाख है। चौथी स्लैब जो है 22 लाख से 32 लाख है। पांचवी स्लैब 32 से 41 है और जो छठी स्लैब है वो 41 लाख से ज़्यादा तनख्वाह लेने वालों की है। अच्छा, इसके हवाले से एक और ज़रा पेट्रोलियम लेवी के हवाले से एक पॉइंट ज़रा सुन लीजिएगा। जो पेट्रोलियम लेवी है ना उसको भी 60 रुपये से 80 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाया जाएगा। अब ये जो लेवी पेट्रोल पर सिर्फ एक टैक्स है ना, बाकी जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा हैं, तो फिर मुझे ज़रा बताएं कि गरीब कहाँ जाए ऐसे हालात में? आमदनी पर टैक्स वो दे, कोई भी चीज़ खरीदने जाए तो बेचारा सेल टैक्स भी वो दे, पेट्रोल डलवाने जाए तो वहाँ भी टैक्सों का अंबार उसके सर पर लादा जाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि गरीब बेचारा खाएगा कहाँ से, अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा कैसे करेगा? आमदन उसकी वही है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि गरीब पर ये जो टैक्सों का बोझ है ना ये कम हो सकता है, लेकिन कैसे? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन खुद मेहनत करते नहीं है ये जो ब्यूरोक्रेसी के बाबू लोग हैं और आराम से बोझ पूरा अवाम पर, गरीब बंदे पे डाल देते हैं। क्यों नहीं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इकदाम करते? क्या रुकावटें हाइल हैं? कभी बताएं तो सही। जो टैक्स नहीं देते हैं क्या वो आसमान पर या फिर किसी दूसरे सियारे पर बसते हैं? वो मार्स पे रहते हैं, जुपिटर पे रहते हैं? कौन सी चीज रोकती है आपको उनको टैक्स नेट में लाने से? क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हर्डल है, जरा बता दें खुल के। दूसरा ये जुल्म भी देखिए कि गरीबों पर तो टैक्स लगा दिए गए लेकिन अशराफिया को छूट दे दी जाती है और हमेशा दे दी जाती है। क्यों दी जाती है? जब ये हुकूमत आई थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने क्या ऐलान किया था कि किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाएंगे, अपने अखराजात को कम करेंगे। अब कहाँ गई किफ़ायत शारी, कहाँ गए कम अखराजात का प्लान? अब देखें इसमें जो बजट में कोई एक ऐलान, जी सिर्फ एक ऐलान भी ऐसा नहीं है जिससे ये पता चले कि जो हुकूमत है वो अपने अखराजात कम करने जा रही है। बातें सुनते जाए सबकी, अमल देख लीजिएगा कि क्या होगा। आपने ज़रा प्रोग्राम के शुरू में ये जो मैंने सहाफ़ी के सवाल चलाया था आपने सुना कि उल्टा उन लोगों ने अपने अखराजात बढ़ा लिए हैं, वो भी अवाम की जो खून पसीने की कमाई है उस पर भी टैक्स लगा दिए इन्होंने। और मैं ये कहती हूँ कि अगर गरीबों को ही आप पीसते रहेंगे ना तो मईशत नहीं उठ सकती, अवाम का गम व गुस्सा ज़रूर बढ़ेगा। मईशत बेहतर कैसे होगी, आगे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, बजट के हंगामे में एक और अहम खबर ये है जिसका जिक्र करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। वो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है जिसके खिलाफ हमारी बहादुर अफवाज सीना तान कर खड़ी हैं। फौजी जवान अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क और कौम को महफूज बना रहे हैं। अमन के दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और इन दहशतगर्दों का एक बड़ा नेटवर्क इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेनकाब कर दिया है। बलोचिस्तान में कलदम TTP के मराकज़ कायम करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। ये बड़ा एक खतरनाक ऑपरेशन था जिसमें कई खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पकड़े जाने वाले हैं उनमें पकड़े जाने वालों खारिज में TTP में जो इनकी शुरा का इंतहाई खतरनाक कमांडर वो भी शामिल है। और इन दहशतगर्दों से इब्तदाई तफ्तीश के बाद के मुताबिक जो ये नेटवर्क है इसके ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं और पकड़े गए जो दहशतगर्द मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ उसमें मुलव्विस हैं। तफ्तीश से ये तवक्को है कि मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ जो दहशतगर्दों के गठ जोड़ हैं उनके बारे में अहम मालूमात हासिल होंगी। मैं ये कहती हूँ कि कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ज़रिए हाई वैल्यू अहदाफ को हिरासत में लेना और उनके मज़मूम मकासद को नाकाम बनाना ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत का सबूत भी है और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के अज़म का इजहार भी है कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बजट के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उमर हयात खान साहब, इकोनॉमी पे गहरी नज़र रखने, बहुत शुक्रिया उमर आपका ज्वाइन करने के लिए। नासिर शाह बुखारी साहब हमारे माशियात हैं, चेयरमैन KSB बैंक, किसी तारुफ के मोहताज भी। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया। और ज़िशान मर्चेंट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर टैक्स अमूर हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से सर मैं ज़रा उमर से शुरू करना चाहूँगी। उमर, आप तो ये बीट करते हैं और आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, पूरा साल ही आप मईशत पर बात करते हैं। बजट के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस थी, सीधा सा सवाल, पूरा उतरा है बजट? उस मेरे अंदाजे में देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक नहीं था। और बात जहाँ तक होती है कि IMF का जो मिशन आया था, उसी की जानिब से ये तमाम बजट जो है वो डिक्टेट किया गया है। और हिस्टोरिकल टैक्स टारगेट 12,970 अरब रुपए का। और मुझे याद है कि 2019 में जब शब्बर जैदी साहब चेयरमैन FBR थे तो उन्होंने 5.5 ट्रिलियन का टारगेट रखा था। और उस टारगेट को हमने, जब उन्होंने पोस्ट बजट में बताया कि 5.5 ट्रिलियन है, तो उस वक्त हमने कहा कि आप अचीव नहीं कर सकते। और करंट फिस्कल ईयर का आपको बता दूं कि जो बजट डॉक्यूमेंट हमें कल मिला, तो उसमें करंट फिस्कल ईयर का जो टैक्स टारगेट 9,415 अरब रुपए था, वो रिवाइज करके 9,252 अरब रुपए कर दिया गया है, यानी उसमें भी कमी कर दी गई है। और इससे पहले हमने ये खबर दी थी कि 160 अरब रुपए का करंट फिस्कल ईयर में FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर होगा उसमें भी लगता यही है कि FBR को अपना जो टैक्स टारगेट है जो 12,970 अरब रुपए रखा है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपकी बातों से जो लोग तनकीद करें IMF ज़्यादा बजट, ये सही तनकीद कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कल जब हमने चेयरमैन FBR से सवाल पूछा तो चेयरमैन FBR ने कहा नहीं, IMF ने हमें ये बताया है। ये ऑन द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बातें हुई हैं। और आज भी वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये बजट पेश करके हमने IMF की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है वो हासिल करने की राह हमवार कर ली है। तो आज भी उन्होंने इसका एतराफ़ किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने IMF से तकरीबन 8 अरब डॉलर लेने हैं, तो 8 अरब डॉलर लेने के लिए हमने तो फिर IMF का बजट ही पेश करना है। ठीक है जी, ठीक है। नासिर शाह बुखारी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, और ज़िशान मर्चेंट साहब ने भी हमें ज्वाइन करें। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, आपने उमर साहब को भी सुना, तो बुखारी साहब कैसे देख रहे हैं आप बाकी जो IMF ज़्यादा बजट है, इस तरह की जो तनकीद की जा रही है, सही है? क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमत हमेशा बजट पेश करके बजट को जस्टिफाई कर रही होती है। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है कि जी अवाम दोस्त बजट है, हमने बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है गरीब को, लेकिन दूसरी तरफ से जो तनकीद हो रही होती है, अवाम कुछ ही कहा जा रहा होता है। कैसे देख रहे हैं आप? हर बजट में एक ही कहानी है। एक ही कहानी है, बिल्कुल सही। आपने समंदर को कूदने में बंद कर दिया कि हर बजट की एक ही कहानी है। जी सर। हाँ, तो लोग हमेशा जो है वो यही तनकीद करते हैं और फिर उसके बाद आराम से ठंडे होके बैठ जाते हैं। लेकिन इंडिकेशन है ना जी, वो आज आपको स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकल जी जी इतनी बड़ी राइज एक दिन में 3,400 पॉइंट से ज्यादा की राइज जो है वो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक, इसका मतलब ये है कि आप चाहे कुछ भी कहें और किसी किस्म की भी बात करें, जो मार्केट की नर्व होती है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि लोगों को इसमें कुछ अच्छाई महसूस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने देखा। ये बजट जो है ये प्रो ग्रोथ बजट नहीं है, ये आप पहले तय कर लीजिए। इस बजट के अंदर जो पहला हिस्सा है उसके अंदर उन्होंने बड़े अपने इन ख्यालात का इजहार किया कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन ये बजट के अंदर जो है रिफॉर्म्स अनाउंस नहीं होती। रिफॉर्म्स जो है उसका एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत जो है उसकी अप्रूवल्स होती हैं, पार्लियामेंट को उसके अंदर खास कमेटियां बैठी होती हैं, वो उन कमेटियों से पास होता है। लेकिन जो एक स्टेटमेंट है उस बजट के पहले हिस्से में वो बड़ी क्लियर है कि हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, हम बाकी जो है अपने पास जो ऐसे इदारे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हम बंद करेंगे, और एम्प्लॉयज़ का नंबर जो है वो कम करेंगे। ये सारी बातें भी जो है वो बजट का हिस्सा है। और लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी नज़र में इसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसको जो शिकायत हुई हैं उसका हल बड़ा आसान है। और उस बजट के अंदर ये बड़े सलीके तरीके से सिर्फ एक फिगर चेंज करके कि जो इन्होंने 6 लाख रुपए की मिनिमम हद मुकर्रर की हुई है टैक्स की इनकम के लिए कि जी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसको अगर ये बढ़ा के 9 लाख कर देते तो कम से कम वो तबका जो कि ज्यादा अफेक्टेड होता है वो पूरा का पूरा तबका जो है वो इस आ जाता है। और मुझे उम्मीद है कि इसको रिवाइज किया जा सकता है और उसका को बहुत बड़ा बजट की कलेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तबका जिसको के इससे रिलीफ मिलेगा उसकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ अगर एक इस नुक्ते को ठीक कर लें
तो बाकी ओवरऑल बजट के अंदर जो है, मैंने पहले जैसे कहा कि ये कोई बहुत ग्रोथ बजट नहीं है, और उसकी वजह ये है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो ये एक मुतय्यन सी बात है कि IMF जो है वो ग्रोथ से ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करता है। ये स्टेबिलिटी का बजट है। ठीक। तो अगर इस फर्क को समझ लिया जाए कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं या हम ग्रोथ चाहते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर आपको इकोनॉमिक फोरकास्ट जो है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 220 बिलियन जो है वो कम वसूल हुए या ज्यादा वसूल हुए। असल चीज ये है कि हमारे पास जो हमारी जो कैपेसिटी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें, हम मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम कायम कर सकें। अब मसलन फाइलर्स जो हैं वो मुल्क से जो है ट्रेवल नहीं कर सकते, नॉन फाइलर्स, अगर वो नॉन फाइलर हैं तो उनके ऊपर जो है ट्रेवल के ऊपर पाबंदी होगी, माँ सिवाय हज के और उम्रे के, या जो बच्चे जो हैं वो तालीम के लिए जाते हैं उनके अलावा। तो ये एक रेवोल्यूशन है, इसको आप समझने की कोशिश करें अगर, तो ये एक रेवोल्यूशन है कि अगर आपने एक पूरी फैमिली जो है वो दुबई जाती है और हज़ारों डॉलर वहाँ पे खर्च करके आती है और यहाँ पर उनके पास कोई फाइलिंग करना कोई निज़ाम नहीं है और किसी को उनकी इनकम का जो है अंदाज़ा नहीं है, क्या वो अपने लल्ले तल्ले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह बहुत सारे और शोबों में भी जहाँ पर के फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस जो है वो किया गया है। इसमें एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है, इसमें इनडायरेक्टली उन्होंने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी शामिल कर लिया है। वो सारे ज़मींदार भी जो जाते हैं अगर बाहर और वहाँ उनके खर्चे होते हैं तो वो उनको पहले फाइलर बनना पड़ेगा, उसके बाद वो जाएं। ठीक है, अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखाएं कि ये टैक्स फ्री इनकम है, लेकिन कम से कम उनके पास एक जवाज़ होगा कि वो उसको अपनी पूरी आमदन को जो है वो जाहिर कर सकेंगे कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है भी तो वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम को दिखा सकें। तो ये एक टैक्सेशन की नेट को बढ़ाने की कोशिश है और ये मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा संजीदा कोशिश है। जो मैंने आपसे एक मिसाल दी है कि ये जो ट्रैवल जैसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा, इसी तरह से ये बढ़ती चली जाएगी और कई चीज़ों के अंदर आपको जो है ये अब एहसास होगा कि नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ाई जाएंगी। फाइलर्स तो ऑलरेडी बेचारे देते ही हैं, जिस किस्म का भी उनके ऊपर प्रेशर आता है वो बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी जो इकॉनमी के अंदर आप देखें कि 250 मिलियन की पॉपुलेशन में फाइलर्स की तादाद जो है वो चंद मिलियन ही है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग नॉन फाइलर्स हैं, उनको नेट में लाएंगे तो हमारे पास जो है वो टैक्स में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, इसमें एक चीज जो मैंने मिसिंग महसूस की है वो ये कि जो हमारा सेल्स टैक्स का निज़ाम है उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, लेकिन उसके सिलसिले में जो है डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है और इन्होंने उम्मीद तो जाहिर की है कि हम डिजिटाइजेशन के जरिए जो है रिकवरी करेंगे सेल्स टैक्स की, लेकिन उसका निज़ाम और उसका तरीक़ाकार उसको भी डिफाइन नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा एक गैप नज़र आता है। चलिए जी, ज़ीशान मर्चेंट साहब आपके तरफ में आना चाहूँगी। आपने नासिर शाह बुखारी साहब को सुना, आप कैसे देखते हैं, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि बजट में जितना हो सकेगा आवाम को रिलीफ देंगे, तो फिर वो जो जितना था उसका आधा भी रिलीफ नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो रिलीफ का आर भी नजर नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, तो आप बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए, आपने उन्हीं का जूस दोबारा से निकाला है जो आपके सिस्टम में है, उन्हीं को और मारा है जो आपके सिस्टम में है, उन्हीं के ऊपर और प्रोसिक्यूशंस और पेनल्टीज के प्रोविजंस लाए हैं जो आपके सिस्टम में है, उन्हीं से मजीद टैक्स लेना है जो आपके सिस्टम में है, उन्हीं की तनख्वाहों से मजीद टैक्स लेना है जो आपके सिस्टम में है, उन्हीं बिजनेसमैन और ट्रेडर्स से आपको 55% टैक्स लेना है जो आपके सिस्टम में है, उन्हीं कंपनी से टैक्स लेना है 29 और 10 39% जो आपके सिस्टम में है। तो आपने तो नया टैक्स तो कोई नहीं लगाया, ना आपने कोई ऐसी राह हमें दिखाई है कि हमें ये पता चले कि जी इस तरीके से लोगों को आप सिस्टम में लेके आएंगे। ये नॉन फाइलर्स आज तो नहीं है पाकिस्तान में, ये नॉन फाइलर्स तो पिछले कई सालों से हैं और उनका डबल टैक्स कटता है, तो इसका मतलब है उनके CNIC नंबर हैं आपके पास। तो जब आपके पास CNIC नंबर उनके हैं तो आज तक आपने उन्हें सिस्टम में क्यों नहीं लिया? ये रिटेलर्स तो आपके पास हैं, आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है तब से कारोबार चल रहा है, आज तक क्यों सिस्टम में नहीं लिया? आप मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आप मुझ पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, आपका टैक्स बढ़ रहा है, तो ये कौन सा नया टैक्स है या नहीं? ये तो उन्हीं पे टैक्स लगा हुआ है जिन पे आपने टैक्स लगाया हुआ है, उन्हीं पे मजीद टैक्स लगाया है ना।
गवर्नमेंट ने अपनी इस फेलियर को तस्लीम किया है कि वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को सही नहीं चला सके। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट हो, फेलियर है। गवर्नमेंट ने ये तस्लीम किया है कि हम नॉन फाइलर्स को सिस्टम में नहीं ले सकते क्योंकि आपने उनके सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्सेस बढ़ाए हैं। मसला ये है कि मुझे तो ये समझ में आता है इस बजट में, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था, मैं बहुत खुश हुआ था। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, एवरीबडी विल हैव टू पे टैक्स। मुझे तो इस बजट में नजर नहीं आया कि नॉन फाइलर्स को कैसे आपने सिस्टम में लेंगे। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होता है? मैं तो पहले 30% दे रहा था प्रॉफिट ऑन डेट पे, अब 35%। चलिए आसान अल्फाज में जरा समझा दें, आपने कहा हम सब ऑलरेडी टैक्स रेट बनाने से क्या होता है, बताएं क्या होता है, जरा आम अल्फाज में नाज़रीन को समझाएं। सॉरी, आप दोबारा से रिपीट करेंगे? आपने कहा इससे क्या होता है? मैंने कहा जरा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाएं कि क्या होता है जो बढ़ा दिया जाता है। देखिए, मसला ये है कि किसके ऊपर किसका ऑडिट होता है जो टैक्स सिस्टम में, किसके ऊपर पेनल्टियां लगती हैं जो टैक्स सिस्टम में, किसके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं जो टैक्स के सिस्टम में है, किसके ऊपर प्रोसिक्यूशंस होती हैं जो टैक्स के सिस्टम में है, किसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है जो टैक्स के सिस्टम में है। नॉन फाइलर्स पे तो ना टैक्स लगता है, ना ऑडिट होता है, ना पेनल्टी होती है, ना डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, ना उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। ठीक है, तो कौन बेहतर है? ठीक है जी। उमर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप इस पे भी कमेंट करना चाहें। उमर, दूसरा जो सैलरीड लोग हैं, तनख्वाहदार तबके है, उनके टैक्स की शरह को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। आप भी तनख्वाहदार तबके में आते हैं, मैं भी, हमारे कैमरामैन भाई साहब भी, सभी तो हम लोग को बिजनेस, आपको बिजनेसमैन नहीं, मैं को बिजनेस नहीं कर रही, हम तनख्वाह ही लेते हैं। तो तनख्वाहदार तबका जो कि बड़ी तादाद में हमें सुन रहा होगा, आप भी मुतासिरीन में शामिल हैं? जी, मैं भी मुतासिरीन में जरा शामिल समझा दें। आप भी शामिल, हम भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। जी जी, और मसला ये है कि आज जो ख़ास तौर पे जैसा कि नासिर शाह साहब ने भी बात की कि 6 से 9 यानी अगर कर देते 6 लाख से हटा के 9 लाख का जो है कैप लगा देते कि टैक्स, लेकिन पहले तजवीज़ यही थी कि 9 लाख तक जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद हमने ये देखा कि 6 लाख जो है उन्होंने बरकरार रखी। लेकिन अब मसला ये है कि जो टैक्स की शरह बड़ी हैं, खास तौर पे वो लोग की जिनकी सैलरी कितनी है और उन पर टैक्स कितना, जैसे आम अल्फाज में अगर समझे ना, जिसकी 1 लाख सैलरी है उस पे कितना टैक्स होगा? जिसकी 1 लाख सैलरी है, पहले वो 1250 रुपए टैक्स देता था, अब वो 2500 रुपए टैक्स देगा पर मंथ। ये पर मंथ की बात कर रहा हूं। और अगर देखा जाए तो जिसकी 1,25,000 सैलरी है वो पहले 7,500 टैक्स दे रहा था, अब 10,000 देगा। और जिसकी 1,75,000 सैलरी है वो पहले 10,625 रुपए टैक्स दे रहा था और अब वो टैक्स देगा 13,750। और जिसकी 2 लाख सैलरी है पर मंथ, वो पहले दे रहा था 13,750 13,750 और अब देगा 19,167 रुपए। और इस तरह 2.5 लाख वाला जो है वो पहले 25,000 दे रहा था, अब 31,667 देगा। और इसी तरह 350 यानी 3 लाख 3.5 लाख वाला जो है वो देगा अब 61,250, पहले वो 50,000 रुपए टैक्स दे रहा था। और इसी तरह टैक्स कट के उसको 3 से कम मिलेगा। जी बिल्कुल। और जिस स्लैब पे अगर देखा जाए जिसकी 6 लाख सैलरी है, वो अब देगा 1,48,750 रुपए टैक्स। पहले ये 1 लाख 6 उसको 5 भी पूरी नहीं मिलेगी जी, 4 में मिलेगी, 4 के फिगर में मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा यकीनी तौर पर एक जिस तरह हम देखते हैं कि टैक्स स्लैब्स रिवाइज किए, जब IMF मिशन यहाँ था यही बात हो रही थी कि टैक्स स्लैब्स को रिवाइज करें क्योंकि उनको पता है कि उनको टैक्स यहाँ से मिलना है। अब हम देखें तो हमने इनकम टैक्स यानी जिसकी अब ज्यादा सैलरी भी होगी उमर, वो भी कहेगा कि जितनी मिल रही है सबसे कटेगी कितनी है, वो भी रोएगा। ये देखें ना, ये सारी चीजें देखनी और सोचनी पड़ती हैं। ठीक है। आप हुकूमत जो है इन्फ्लेशन के नंबर देती है कि इतना हो गया, 11.8% पे आ गई महंगाई, लेकिन मसला ये है कि 2, 4, 5 कमोडिटीज के रेट्स कम होने से महंगाई खत्म नहीं होती। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखें, आप अपने गैस बिल्स देखें, आप उसके साथ साथ अपने रेंट जो है उसको देखें, वो हर साल जो है वो बढ़ता है। और खास तौर पर और सबसे दुख मुझे तब होता है कि जब बिजली भी नहीं आ रही, लोड शेडिंग भी हो रही, बाकी दोनों मेहमान भी एग्री करेंगे, लेकिन बिल उतना ही आ रहा है माशाल्लाह, बिल उतना ही आ रहा है। और दूसरा ये कि आप देखें ना, इन्होंने उसमें भी, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जहां आप ज्यादा बल्क में एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसका रेट भी ज्यादा दे रहे हैं। ये भी क्योंकि हम उलट होना चाहिए ना, एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है हम, हालांकि ये उलट होना चाहिए, ये उलट होना चाहिए। लेकिन मसला ये है
कि हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं है। हाँ। वो पॉलिसीज़ जो बंद कमरों में बाबू बनाते हैं, वो बंद कमरों की पॉलिसियाँ जो है वो जब उन पे इम्प्लीमेंट होता है तो वो डिज़ास्टर होता है। और इसी तरह जब हम देखें कि हमने मंसूबे भी लगाए, तमाम चीज़ें की, लेकिन बिजली अब भी हम वहीं पे खड़े हैं, लोड शेडिंग उतनी ही है। और भाई जो नहीं, अब सोलर के हवाले से जो अभी हुआ है, सोलर के हवाले से गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक अच्छा, ये एक अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं ना। इसमें जरा बाकी मेहमानों को भी जरा, नासिर साहब सोलर के हवाले से भी मैं आपका जरा कमेंट चाहूंगी, ये कैसा इनिशिएटिव आपकी नजर में? नासिर, हमारी जो टोटल आईपीपीएस की पॉलिसी है ना, जी उसको इससे मिला के देखना चाहिए। इशू ये है कि हमारे पास तकरीबन 42,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो लग चुकी है। ठीक है। और हमारी जो डिमांड है वो 22-23,000 मेगावाट की है। और प्लस ये है कि 33% की जो है चोरी है। और जो डिस्कोज लगी हुई हैं वो उनके यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो बहुत पुराना है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम मैनेज करेंगे तो हमारे यहाँ जो है बिजली का रेट कम हो सकेगा। अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे और तो हम हमारे पास जो वो जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं वो सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाएगा। कुछ चीज़ों पर जिसमें के कोताही हुई है और वो आईपीपीएस की पूरी पॉलिसी में हुई है। जब आईपीपीएस का पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बावजूद उनको रिन्यू कर दिया गया उन्हीं रेट्स के ऊपर, जिन रेट्स के ऊपर के उनको ओरिजिनली उन्होंने इजाज़त दी थी। तो अब वो कैफियत तो नहीं थी। आप उसके साथ नेगोशिएट करके उनका रेट जो है बहुत लोअर कर सकते हैं। दूसरा, जब 2014 में सीपैक के प्रोजेक्ट्स लगे तो उसमें ये था कि हमने इलेक्शन जीतना है, तो उसकी वजह से हुकूमत का ये ख्याल था कि जी फौरी तौर के ऊपर जो है कोल पावर प्रोजेक्ट्स भी लगा के जो है बिजली पैदा कर लो। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि इम्पोर्टेड कोल वाले प्रोजेक्ट जो है वो बंद पड़े हैं और उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो पे करने में हमारे पास जो है वो इस वक्त 6,000 ट्रिलियन को हम टच कर रहे हैं साल का। तो मुझे वो फिगर जो है बजट में नजर नहीं आई कि उसको वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी सोलर पॉलिसी या कोई आपकी दूसरी जो पॉलिसी है वो एक दूसरे से टाइड है कि आप इतनी बड़ी कैपेसिटी अवेलेबल रख के नई कैपेसिटी जो है वो आप उसको कोशिश करें लेके आने की। ठीक है, मतलब है कि इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर जो है एग्रीकल्चर में अगर सोलर इस्तेमाल होता है बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर ज़रूरत भी है क्योंकि वहाँ पर बिजली जो है उसका पहुँचाना कई इलाकों में मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले जो है रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कानूनी तौर पर पार्लियामेंट से कुछ इसको तरीक़ाकार को ठीक करें। दूसरा, आप एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि कराची में आपके पास शंघाई इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट जो था वो बहुत अरसे से, कई सालों से जो है वो पेंडिंग में रहा और उसमें $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है शंघाई इलेक्ट्रिक करना चाहती थी और हमारे यहाँ जो है उसको एक कह लीजिए कि सिक्योरिटी कमेटी वगैरह में जाके उसको रोक दिया गया। अल्टीमेटली ये सवाल हुआ कि जी आपके ज़ुम्मे पैसे हैं, आप पहले वो दे दीजिए। शंघाई वालों ने कहा हम तो रनिंग कंपनी खरीद रहे हैं, जो आपके ज़ुम्मे हुकूमत के पैसे हैं वो आप दे दीजिए। अब उसके अंदर इसी दौरान में 8-9 साल गुजार के हमने जो अपॉर्चुनिटी कराची वालों के लिए थी कि हम यहाँ पर चोरी चकारी बंद करते, नया डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम लेके आते जिससे ये निज़ाम चल सकता। अब हमें 1,300 बिलियन का जो है हमने सब्सिडी दे दिया है और वो सब्सिडी जो है हमारा जा रहा है इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए। यानी ये जो आपकी कराची सिर्फ जो है उसी को 174 बिलियन की सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक को। फिर लोग शोर मचाएंगे जी आप यहाँ पर जो है इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये हमारा जो पॉलिसी का एक मिसमैच है ना, जिसकी वजह से हम अब अगर ये सब्सिडी देनी हो आप डायरेक्टली दे बेनजीर प्रोग्राम के तहत, तो लोगों को जिनको जरूरत है उन तक वो पहुंच भी सके। ठीक, इस तरह से जब आप सब्सिडी देने जाते हैं तो ये आप इस बात को और जो यानी सपोर्ट करते हैं कि जी आप नाअहल रहें, आपकी नाअहली जो है उसको हम खुद ही आपके लिए उसके लिए सहूलत पैदा कर देंगे। तो सिस्टम जो है उससे नाअहली को दूर करना जरूरी है और उसके लिए आपको नई इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी कि आप ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है इसको ठीक कर सकें। डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, जल्दी से जान छुड़ाएं ताकि ये आपके ऊपर इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है चोरी चकारी का वो उससे आपकी जान छूटे। वरना आप पूरे निज़ाम के अंदर जो है झूठे सच्चे बिल दे के आपको अंदाजा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं वो कितनी तकलीफ में हैं कि उनके पास जो है 4-4, 5-5 लाख रुपए का बिल आ जाता है। ठीक है, नाज़रीन मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदी। ज़िशान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये पॉइंट लेके उमर आपकी तरफ भी आती हूँ कि मुझे एक चीज़, एक खबर जो इसमें मैंने देखी, मुझे वो सुन के बड़ा दुख हो रहा था। काफ़ी लोग इस पर तनकीद भी कर रहे थे कि एक जो 17 से 22 ग्रेड के लोग हैं उनकी तनख्वाह में 22% इजाफा। मतलब 22 ग्रेड का ऑफिसर ऑलरेडी अफसर है ना ज़िशान साहब, 21 ग्रेड का बंदा ऑलरेडी अफसर है, आप उसकी तनख्वाह ऑलरेडी ज़्यादा है, मुराद भी हैं, उसकी तनख्वाह में 22% इजाफा। जो कम से कम उजरत में बेचारा काम कर रहा है वो 32,000 से सिर्फ बेचारा 5,000 ऊपर गया, 37,000, उसको भी 22,000 ही बढ़ा देते, 22% क्यों मैं कहती सीधे सीधे 22,000 बढ़ा देते, चले एटलीस्ट 45 कर देते, कुछ ज़्यादा बढ़ा देते, 5,000 बढ़ाया जा रहा है उसका। जितना दुख हो रहा है उतना आपको भी दुख हो रहा है, या मैं ज़्यादा महसूस कर रही हूँ? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मसला ये है कि हम तो है ही शरफा और अशराफिया के लिए ना हमेशा से। तो आपने मिनिमम वेज को 15-16% बढ़ाया, उन्हें 25% बढ़ा दिया, तो वो कहेंगे ना 16% भी बढ़ाया तो है, तो आपको इसमें क्या एतराज है? जब 16% बढ़ाया, उधर 25% बढ़ा दिया, उनके अखराजात ज्यादा होते हैं, इनके अखराजात कम होते हैं मेरे ख्याल से। अभी जो आप बात कर रही थी ना सैलरी पे टेक होम, कि सबका सैलरी जो है अब वो टेक होम कम हो जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे मुल्क में कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई, तो टैक्स शायद थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इसीलिए तो ये आपकी टेक होम और मेरी टेक होम कम की है गवर्नमेंट ने, कि हमारी जो टैक्स ज्यादा लग जाए, क्योंकि वैसे ही कीमतें इतनी कम हो रही हैं, वैसे ही बिजली कम हो रही है, वैसे ही सारा गोश्त, दूध और ये सब बहुत कम हो गया है, वैसे ही अब जैसे किताबें वगैरह जिसपे सेल्स टैक्स लगा दिया है वो अब सस्ती हो जाएगी और 18% लगने के बाद, वैसे ही कपड़े जो अब 3% और महंगे मिलेंगे, वो 3% सेल्स टैक्स मजीद लगने के बाद और सस्ते हो जाएंगे। इसलिए तो आपकी और मेरी तनख्वाह पे ज्यादा टैक्स लगाया है, ताकि वो चूंकि कीमतें बहुत सस्ती हो रही हैं, तो आपको क्या जरूरत है ज्यादा तनख्वाह अपने पास घर ले जाने की? गवर्नमेंट को दीजिए, गवर्नमेंट को चलाना है, उनको अपने खर्चे पूरे करने हैं। मुझे इस बजट में खर्चे कम होते हुए कहीं से नजर नहीं आए। अच्छा। वो जो ऑस्टेरिटी मेजर हर गवर्नमेंट आके पहला नारा लगाती है कि हम जी किफायत जारी करेंगे, मुझे तो कोई नजर नहीं आया इस बजट में कि उन्होंने ऐसे कोई मेजर्स लिए हैं। सर तनख्वाहदार लोग करेंगे ना किफायत जारी, आप हम लोग करेंगे ना किफायत जारी? हम और आप ही करेंगे जी, हम ही और आप रहेंगे ना। तो हमारी बात ही हो रही होगी ना, आप किसकी समझ रहे थे? नहीं सर एक मिनट, आप किसकी समझ रहे थे? आपकी हमारी बात ही हो रही होगी ना। मैं हमेशा से कहता हूँ कि टैक्स पेयर एक गन्ना है, अरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है, तो हमारा इतना जूस निकल चुका है कि अब हमारा बुरादा रह गया, और बुरादे को अब पानी में भिगा के मजीद जूस निकालने की कोशिश की जा रही है, तो जूस नहीं निकलेगा जनाब, अब नहीं निकलेगा जूस निकल गया सारा। उमर फिर बचा क्या? देखिए ये हिम्मत तो करनी है ना, आपने बड़ी जबरदस्त बात छेड़ी है। अब आप देखें ना कि जो ऑलरेडी मराहत याफ्ता हैं, जिनको जो ऑलरेडी 1300 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, और ड्राइवर को पहले भेज दिया जाता है, गर्मी हो तो उसको कहते हैं जाएं जी आप एसी ऑन करें, जिनको पेट्रोल फ्री है, ठीक है, उनको 500 से 600 लीटर तक पेट्रोल जो है वो फ्री मिलता है हम लोगों के पैसों से, ठीक है, और ये सारी चीजें यानी वो एंजॉय करते हैं। 2012 में मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी और ये कहा गया था कि जो छोटी गाड़ियां हैं 800 सीसी और 1000 सीसी की गाड़ियां वो इन अफसरों को दी जाए कि ये उस जो दफ्तरी उमूर हैं उनकी अंजामदही के लिए, और उसमें ड्राइवर भी नहीं, ये खुद चला के ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो गाड़ियां भी रखी और फिर उसके बाद 1300 सीसी की गाड़ी भी रखी, और फिर कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं कि जो थोड़े से जिनका ज़्यादा से होती है, उनके पास 1600 1800 सीसी की गाड़ी भी होती है। तो ये सारे मामलात हैं, ये सिर्फ हमारे और आपके लिए है ये सारी चीज़ें। और बाकी आप देखें ना कि इन्होंने 75 अरब रुपए जो है वो रखे हैं अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए, जिस पर IMF ने एतराज़ उठाया था, लेकिन IMF की मुतालबे के बरक्स जाके इन्होंने वो 75 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए रखे हैं, जो पिछले साल 90 अरब रुपए थे। वो कुछ ऐड करना चाहिए शान साहब जी, मर्चेंट साहब। वो 75 अरब रुपए तनख्वाह से बढ़ाया है, तनख्वाह के टैक्सों से जी, वो 75 अरब बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके पे डाला गया है। और जब इस तरह की जब किसी को रिलीफ देने की बात होती है तो कहते हैं हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। आखिरी मिनट, आज भी वजीर खजाना ने कहा कि हमारे पास फिस्कल स्पेस। आखिरी मिनट, बुखारी साहब ऐसे मेरे प्रोग्राम का जो नाम है ऐसे नहीं चलेगा, तो वैसे कब तक चलेगा? अब आवाम क्या कहने पर आ जाएगी कि ऐसे नहीं चलेगा?
नहीं, सारी नेगेटिव बातें नहीं है, मैं समझता हूँ कुछ ओवर किस्म की, यानी आप कहते हैं ऐसे ही चलेगा। आपने पहले स्टार्ट में, सर आपने बात चेंज कर ली, आपने स्टार्ट में कहा था कि हर बजट की एक ही कहानी है। बुखारी साहब राइट नोट पे कह रही हूं आपको। वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन हर बजट के अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीजें होती हैं, लेकिन असल चीज जो है वो मैंने जैसे आपको कहा कि ग्रोथ नहीं है तो ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है सर, आपने मायूस कर दिया, थोड़ी सी जरा हौसला दे दें आपको कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा आगे जाके। ये ग्रोथ अगर नहीं होगी तो मैं आपको एक और चीज भी आज बता दूं, मैं आपको एक और चीज भी बता दूं। बुखारी साहब और जिशान मर्चेंट साहब, आज वजीर खजाना से सवाल हुआ है कि आप लिख के दे दें और ये कमिटमेंट कर लें कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैं ये कमिटमेंट नहीं दे सकता। जिशान साहब लास्ट कमेंट, जिशान साहब लास्ट कमेंट। देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि मिनी बजट्स आएंगे, मैं समझता हूँ कि ये टैक्स का टारगेट जो 12,290 अरब है ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो आप ब्रेस फॉर इट, हमारे कमर कसनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। बुखारी साहब आपका लास्ट कमेंट। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन नहीं, बुखारी साहब कह इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 17% और 16%। नासिर शाह बुखारी साहब आपका लास्ट कमेंट। जी, मैंने अर्ज की कि इंटरेस्ट रेट हमारे अब आते रहेंगे नीचे, 16% 15% के रेंज में हम 6 से 8 महीने में इंटरेस्ट रेट्स को देख लेंगे। उसकी वजह से अंदाजा है कि जो एक फिस्कल स्पेस ऐसी मिलती चली जा रही है जिससे इंटरेस्ट। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।